नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में मराठा वंश। ठीक है, मराठा वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे उन सभी की चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है ये जो मराठा वंश है वो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 1741 से आए। ठीक है, 1741 वही समय है जिस समय जो है भास्कर पंथ आया था और छत्तीसगढ़ को अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसके बाद जो है समय चलते गया उसके बाद एक समय ऐसे आता है जो कि 1854 का समय होता है। ठीक है, 1854 में होता क्या है, लगभग 11 दिसंबर 1854 के आसपास डलहौजी जो कि भारत का वायसराय होता है उन्होंने क्या लाता है यहाँ पर हड़प नीति लाता है। इसी हड़प नीति के तहत जो है वह पूरे नागपुर को जो है अंग्रेज अपने अधीन कर लेते हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। उसके बाद अंग्रेजी शासन आ जाता है। तो देखिए ये जो दौर है लगभग 150 सालों का। ठीक है, इसके लगभग 100 सालों के अंतराल में जो है मराठा शासन ने हमारे छत्तीसगढ़ को कंट्रोल करके रखा था। उसी से संबंधित जो कि बीच का समय है, इसी 100 वर्षों के बीच का, उसी के समय को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और चीज़ों को लंबे समय तक कैसे याद रखें उसको भी हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से कुछ कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मराठा वंश। ठीक है, आज से हमारा मराठा वंश चालू हो रहा है। इससे पहले जो है आपको कलचुरी वंश तक का पढ़ा दिया गया था। ठीक है, अर्थात कलचुरी वंश तक के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको बता दिए गए थे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण हम लोग MCQ सीरीज़ भी लाएंगे। ठीक है, अभी डेली प्रैक्टिस सेट का तो चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसको समझिए कि पहले स्थिति क्या थी। ठीक है, जिस समय मराठा जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आए उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी थी उसको पहले देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो शासन कर रहे थे कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरी वंश दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक भाग में बटा हुआ था रतनपुर वाले भाग में, एक शाखा रतनपुर वाले भाग में बटा हुआ था और दूसरी शाखा रायपुर में बटी हुई थी। ठीक है, रायपुर को लहुरी शाखा, कनिष्ठ शाखा या छोटी शाखा कहा जाता है, जबकि रायपुर जो है मुख्य शाखा थी या बड़ी शाखा या प्रमुख शाखा कह सकते हैं। ठीक है, रतनपुर में जो है अंतिम रूप से जो है वह शासन कर रहा था रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह जो शासन कर रहा था। ठीक है, किसमें, रतनपुर में। और रायपुर में अंतिम रूप से कौन शासन कर रहा था, तो अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह जो है शासन कर रहा था कहाँ, रायपुर में। वहीं रतनपुर में जो है रघुनाथ सिंह शासन कर रहा था। ये होता क्या है कि 1741 के आते आते ये जो है रघुनाथ सिंह की स्थिति अच्छी नहीं रहती, वहीं 1750 के आते आते अमर सिंह की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रहती। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, तो आप सभी को पता होगा ये जो 1741 में यहाँ से अर्थात नागपुर से आए थे भोसला शासक, उसी का ही रघुजी प्रथम का ही ये जो है सेनापति था। कौन, भास्कर पंत। ठीक है, भास्कर पंत, इसी ने ही क्या किया था 1741 में आक्रमण कर दिया था। ठीक है, आक्रमण करके हमारे छत्तीसगढ़ को अपने अधीन बना लिया था। वहीं 1741 में रायपुर जो है इनके अधीन हो गया। वहीं 1750 में लगभग ये जो है रायपुर जो है इनके अधीन में हो गया। ठीक है, तो पहले तो स्थिति को समझ लीजिए कि मराठा जो है एक्चुअल में कैसे आए, एकाएक नहीं आए, धीरे से उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन चालू किया। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ जो है धीरे धीरे मराठों के कब्जे में आते गया और लगभग 100 सालों तक का ये जो है मराठा के कब्जे में रहा हमारा छत्तीसगढ़। उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन चालू हो गया। ठीक है, तो स्थिति को समझ लीजिए, पहले रतनपुर में रघुनाथ था, रायपुर में अमर सिंह था। ये दोनों को जो है जैसे कि रतनपुर का अंतिम कलचुरी शासक बोला जाए तो ये रघुनाथ सिंह और रायपुर का अंतिम कलचुरी शासक बोला जाए तो अमर सिंह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों जो है अंतिम रूप से थे। 1741 में जो है रतनपुर कब्जे में आ गया और 1750 में अमर सिंह कब्जे में आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हम लोगों को पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है उसका व्यू को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो मराठा शासन है उनका जो वंश है वह किस प्रकार से आगे बढ़ा था। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद फिर किसने शासन किया, उसके बाद फिर कौन आया, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं एक वंश वृक्ष के माध्यम से, अर्थात सिनॉप्सिस के माध्यम से, जिससे आपको जो है चीज़ें आसानी से याद होते जाएंगी। ठीक है, और उसको आप बिल्कुल कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, हम लोग एक नए अंदाज में इसको पढ़ना शुरू करेंगे
ताकि जो है चीज़ें जो है आपको अच्छे से पकड़ में आए, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि जैसे कि महिपत राव दिनकर अर्थात सूबेदार वाला सिस्टम है, ठीक है, जिलेदार है, उसको भी याद करेंगे, और जो कैप्टन है उनको भी याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा जो नागपुर के शासक थे, ठीक है। नागपुर के शासक कौन था उस समय, नागपुर का भोसला शासक कौन था, तो नागपुर का भोसला शासक था उस समय रघुजी, ठीक है। रघुजी प्रथम जो है नागपुर का भोसला शासक था। इसी के ही उस समय 3 पुत्र हुए, ठीक है। इसी का जो है वह 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र में एक पुत्र का नाम था जानोजी, ठीक है, जानोजी। एक का नाम था मुधोजी, और एक का नाम था बिम्बाजी, ठीक है। एक का नाम था बिम्बाजी, एक का नाम था जानोजी, मुधोजी, बिम्बाजी, ठीक है। जिसमें से ये जो जानोजी है इसको नागपुर का जो है नागपुर का क्षेत्र को दे दिए थे, अर्थात तुम नागपुर को संभालो ऐसे करके, ठीक है। जो उधर बरार का क्षेत्र है, ठीक है, बरार वाला क्षेत्र जो एमपी वाला क्षेत्र है, उधर मध्य प्रदेश और एमपी से लगा वाला क्षेत्र है, उसको मुधोजी को दे दिए थे। वहीं बिम्बाजी को जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ को दे दिया गया था, अर्थात जाओ बिम्बाजी तुम छत्तीसगढ़ में निवास करो, अर्थात वहाँ शासन करो और वहाँ का जो प्रशासन है उसको अच्छे से संचालन करो, ऐसे करके बिम्बाजी को भेज दिए थे छत्तीसगढ़ में। तो देखिए हुआ क्या, कालांतर में जब ये तो है निसंतान थे, ठीक है, ये जो है निसंतान था, ठीक है, ये जो है निसंतान था, तो इसका ये जो है शासन करते करते मर जाएगा बेचारा, कुछ रहेगा नहीं इसके पास, ठीक है। तो इनके जो कोई ना कोई पुत्र होंगे वो अगला शासक करेंगे, शासक करेंगे यहाँ, ठीक है। तो बिम्बाजी जो है निसंतान था, ठीक है। तो बिम्बाजी पहले शासन किया, 1 नंबर का हो गया। इसके बाद ये जो मुधोजी का जो पुत्र था, ठीक है, मुधोजी के 3 पुत्र थे, उसी में का एक पुत्र जो है वहाँ शासन करना शुरू हो गया। इस मुधोजी के 3 पुत्र थे, एक का नाम था रघुजी द्वितीय, एक का नाम था चिमना जी, ठीक है, चिमना जी, और एक का नाम था वेंकोजी, ठीक है, वेंकोजी। देखिए दोस्तों मैं ये सबको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार मराठों ने शासन किया है और कौन से मराठा जो शासक है वह किसके बाद कौन कौन आया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। सबसे पहले तो बिम्बाजी को याद रखिए, बिम्बाजी निसंतान थे। उसके बाद इनके जो भाई था, बड़ा भाई, उसी का ही जो पुत्र था चिमना जी, वह जो है दूसरे नंबर का शासन किया, शासक बना, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो रघुजी द्वितीय का पुत्र था जिसका नाम था परसोजी, ठीक है, परसोजी, ठीक है। उसके बाद ये चिमना जी बन गया, चिमना जी को मार दिया कौन, रघुजी द्वितीय। तो उसके बाद अगला शासक बन गया, अर्थात तीसरे नंबर का शासक बन गया कौन, वेंकोजी। तो बिम्बाजी पहला, चिमना जी दूसरा, वेंकोजी तीसरा, चौथे नंबर का बना ये रघुजी द्वितीय का पुत्र परसोजी, ठीक है। और चौथे और ये 5वें नंबर का बना कौन, ये वेंकोजी का पुत्र था जिसका नाम था अप्पा साहब, अप्पा साहब। ये जो है 5वें क्रम का हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो मराठा शासक बना था, ठीक है। उसके बाद 6वें नंबर का कौन बना, जो ये परसोजी है उसी का पुत्र था रघुजी तृतीय, ठीक है। रघुजी तृतीय जो है वह 1830 से लगभग 1854 के बीच में इन्होंने शासन करना शुरू किया था। तो ये छठवें नंबर का था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग इसको सिनॉप्सिस के अनुसार जो है पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बिम्बाजी निसंतान था, उसके बाद ये मुधोजी का पुत्र चिमना जी, फिर वेंकोजी, परसोजी, अप्पा साहब और रघुजी तृतीय, ठीक है। ये भी निसंतान था बेचारा, ये भी निसंतान था। इसी वजह से क्या हो गया, 1854 के आते आते जो डलहौजी की हड़प नीति है, उसी हड़प नीति के तहत नागपुर को हड़प लिया गया। चूँकि नागपुर को हड़प लिया गया इसी कारण, और नागपुर के अधीन ही तो हमारा छत्तीसगढ़ आता था, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी उसी में चला गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखिए और चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ना, ठीक है। हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे अब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इसे आप लोग देखिए कैसे कैसे शासक किए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, उसका एक ट्रिक को भी देखते हैं, ठीक है।
इस सभी को याद करने का एक महत्वपूर्ण ट्रिक है, ठीक है, जो ट्रिक के माध्यम से ये सभी शासकों को आप याद रख सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसको आप सुनिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ये मराठा शासक लोग आए तो हमारे छत्तीसगढ़ को कैसे क्या किए, बेच दिए समझ लो, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ को। क्योंकि देखो कलचुरी थे तो बहुत अच्छे से चल रहा था, उसके बाद मराठा आए तो बहुत सारे नियम को फेर बदल कर दिए, तो हमारे छत्तीसगढ़ को लगभग इन्हीं लोग ही बेच दिए, ऐसा टाइप का, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से याद रखना है तो वैसे ही आप अपने को याद रखना है। तो बेच के इन लोग क्या किए, सो गए, ठीक है, बेच के सो गए साहब, ठीक है, बेच के, यही अपना ट्रिक है, बेच के सो गए साहब, बेच के सो गए, बेच के सो गए साहब, ठीक है, बेच के सो गए साहब। अर्थात जो मराठा शासक है उन लोग आए, मराठा शासन आया हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे छत्तीसगढ़ को बेच करके इन लोग क्या कर दिए, सो गए, ठीक है। तो बेच के सो गए साहब, इसको याद रखिएगा। बे से हो जाएगा बिम्बा जी, ठीक है, बे से हो जाएगा बिम्बा जी, फिर च से हो जाएगा चिमना जी, च से हो जाएगा चिमना जी, क से हो जाएगा वेंकोजी, क से कोजी वेंकोजी, ठीक है, सो से हो जाएगा परसो जी, परसो जी, सो जी, परसो जी, फिर स से हो जाएगा अप्पा साहब, ठीक है, अप्पा साहब, ठीक है। उसके बाद अंतिम में तो 1830 से लगभग 1854 के बीच में हम लोगों को याद रखना है रघुजी तृतीय को, ठीक है। तो ये तो है जो अंतिम में आया, लेकिन 1818 तक का ये जो शासक है, इन लोगों ने महत्वपूर्ण अपना काम को किया था, ठीक है। तो बेच के सो गए साहब, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इस ट्रिक को कैसे याद रखना है, तो रिलेट करके याद रखना है। बेच के सो गए साहब अर्थात मराठा लोग आए तो हमारे छत्तीसगढ़ को बेच के लगभग सो ही गए थे, ठीक है। हमको जो है इधर सूबेदारों के हाथों में छोड़ करके अपना नागपुर से शासन कर रहे थे और सूबेदार लोग हम लोग के ऊपर जुल्म करते थे, हम लोग कहाँ जाए भाई, तो बेच के सो ही गए समझो, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप ये सभी शासकों को याद रख सकते हो। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो जो सूबेदार हैं उसको पढ़ेंगे, जिलेदार हैं उसको पढ़ेंगे, और जो कैप्टन्स हैं उनको कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, उसको देख लेते हैं आज की कक्षा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल से विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे, कहाँ से, इस बिम्बा जी से, इस बिम्बा जी से कल से विस्तार से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन आज की कक्षा में हम लोग ये सभी जो चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, उसको हम लोग आज ही देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार मराठों ने विभिन्न चरणों के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करना शुरू किया। सबसे पहले तो देख लेते हैं अप्रत्यक्ष शासन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आया शासन, अप्रत्यक्ष शासन आया, ठीक है, अप्रत्यक्ष शासन आया इनका। इसके बाद इन लोगों ने प्रत्यक्ष शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है, प्रत्यक्ष शासन शुरू कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने सूबेदारी के माध्यम से, ठीक है, सूबेदारों के माध्यम से इन लोगों ने शासन करना शुरू किया। फिर जो है कैप्टन आए, ठीक है, कैप्टन अधीक्षक लोग आए, कैप्टन अधीक्षक के माध्यम से जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अंग्रेज़ों ने शासन किया, ठीक है। उसके बाद पुनः भोसला शासक आ गए, ठीक है, पुनः भोसला शासक अर्थात पुनः मराठा शासक आ गए। उसके बाद फिर ब्रिटिश लोग फिर आ गए, ठीक है, ब्रिटिश लोग पुनः आ गए। तो इन सभी के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में जो है मराठों ने शासन करना शुरू किया था, ठीक है। तो देखिए ये जो अप्रत्यक्ष है, मैंने आपको बताया था जब 1741 में, ठीक है, जब 1741 में रघुनाथ सिंह जो है 1741 में शासन कर रहा था। तो 1741 से 1745 तक का ये रघुनाथ सिंह जो है अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। वहीं 1745 से लेकर के 1757 तक का, 1745 से 1757 तक का मोहन सिंह, ठीक है, जो मोहन सिंह हैं उसने शासन किया था, ठीक है। इसी मोहन सिंह के मरने के बाद जो है बिम्बाजी भोसला ने प्रत्यक्ष रूप से आकर के हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करना शुरू किया था, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले ही शुरुआत में बताया था आपको। तो ये दोनों जो थे वह रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह जो है अप्रत्यक्ष शासक थे हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, जो कि हमारे कलचुरी के ही थे, ठीक है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि जो मराठा शासक है वह यहाँ स्वयं नहीं आए थे,
बल्कि वह क्या करते थे, वो नागपुर में रहते थे और यहाँ पर आकर के उन लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के शासकों को ही अपने अधीन कर लिया था। और यहाँ आए बिना अप्रत्यक्ष रूप से वहीं से ही कंट्रोल करते थे, उसी को अप्रत्यक्ष कहा गया। ठीक है, तो मोहन सिंह और रघुनाथ सिंह। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से आया कौन, बिम्बा जी। ठीक है, बिम्बा जी जो है आए। उसके बाद बिम्बा जी जो है जैसे कि 1757 से लेकर के 1787 तक का इन लोगों ने इसने शासन किया। ठीक है, वहीं सूबेदारों ने जो है 1787 से लेकर के 1818 तक का शासन किया। ठीक है, उसके बाद कैप्टन अधीक्षक जो है 1818 से लेकर के 1830 तक का शासन किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पुनः भोसला शासक आ गए, अर्थात मराठा वापस आ गए। ठीक है, मराठा इज बैक। तो मराठा जो है 1830 से, वही रघुजी तृतीय वाला, तो रघुजी तृतीय जो है बच्चा बड़ा हो गया था, तो 1830 से लेकर के 1854 तक का इसने शासन किया। चूँकि जो रघुजी तृतीय है वह निसंतान था, और निसंतान जो भी की शासक रहता है वह डलहौजी की हड़प नीति के तहत जो है निसंतान था, तो उसका कोई अगला उत्तराधिकारी नहीं था। तो हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया नागपुर को, और 1854 में हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ जो है वह ब्रिटिशों के अधीन हो गया। उसके बाद 1947 में तो आज़ादी ही मिल गई पूरे भारत को, तो हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है 5-6 सेगमेंट में बटा हुआ है, अप्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष शासन, सूबेदार, कैप्टन, ठीक है, पुनः भोसला शासक और ब्रिटिश लोगों के अधीन में। ब्रिटिशों को हम लोग मराठा के बाद आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले ये चारों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से महत्वपूर्ण जो कि व्यवस्था है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार कलचुरी व्यवस्था में हम लोगों ने पहले कलचुरी शासक को पढ़ा था, फिर व्यवस्था को पढ़ा था, उसी प्रकार हम लोगों को इसको भी व्यवस्था को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अप्रत्यक्ष शासक हो गए, प्रत्यक्ष में बिम्बा जी आ गए। ठीक है, बिम्बा जी आ गए। उसके बाद इसी में ही चिमना जी आ जाएंगे। ठीक है, चिमना जी आ जाएंगे। सूबेदार में आ जाएगा वेंकोजी। ठीक है, सूबेदार के माध्यम से वेंकोजी ने शासन करना शुरू किया था, और सूबेदार के माध्यम से ही अब आ जाएगा इसके बाद परसो जी आ जाएगा। परसो जी के बाद फिर अप्पा साहब आ जाएंगे। ठीक है, अप्पा साहब। ठीक है, ये सभी शासकों ने क्या है, सूबेदारों के माध्यम से शासन किया। वहीं कैप्टन अधीक्षक लोग जो है अपने तरीके से शासन किए। ठीक है, किस प्रकार कैप्टन अधीक्षक लोग फिर आगे वापस, इसको भी मैं बताऊंगा। तो इसका जो अगले पार्ट है उसमें हम लोग उसी सब को पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग केवल जो सूबेदार हैं तो कौन कौन से सूबेदार हैं, 8 लोग, उसको याद करेंगे। जो कैप्टन अधीक्षक है 5-6 लोग, उसको कैसे याद रख सकते हैं उसको पढ़ेंगे। वहीं जो पुनः भोसला शासक आ गए, तो पुनः भोसला शासक में जो है जिलेदार आए 8 ठो, उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो कि है उसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए। ठीक है, और इसको देखिए, ये पुनः भोसला शासक में जो है रघुजी तृतीय ने पुनः भोसला शासक में शासन किया। और रघुजी तृतीय जो है कैप्टन सूबेदार वगैरह लोगों को नहीं लाए, वह जो है जिलेदार के माध्यम से शासन करना शुरू किया था। तो उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको याद कैसे रखा जा सकता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए याद करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारा सूबेदार है उसको। ठीक है, तो देखिए जो महत्वपूर्ण सूबेदार हैं, अर्थात 8 लोग सूबेदार हुए हैं, उस 8 सूबेदार को हम लोग किस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से उनको याद करेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो मराठा शासक है उसको कैसे याद रखे थे, तो बेच के सो गए साहब। अर्थात जो मराठा आए और हमको सूबेदार के हाथों में छोड़ करके अपना बेच दिए, समझ लो, सूबेदार के हाथों में, और अपना जो है जा करके सो गए नागपुर में। ठीक है, तो बेच के सो गए साहब को याद रखे थे हम लोग, किसको, जो मराठा शासक हैं उन लोगों को। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मुट्ठी भर बालू से वार, कैसे याद रख सकते हैं, मुट्ठी भर बालू से हम लोगों के ऊपर वार करते थे। ठीक है, तो देखिए मराठा जो शासक है उन लोगों ने हम लोगों को छत्तीसगढ़ जो सूबेदार है उनके हाथों में छोड़ दिया था, इन सूबेदारों के हाथों में। और ये सूबेदार जो थे वह मुट्ठी भर बालू से हम लोगों के ऊपर वार करते थे। अर्थात मुट्ठी भर के लोग रहते थे, 6-7 लोग रहते थे, एक सूबेदार रहता था,
और 6-7 लोग उसके सैनिक हुआ करते थे, बस उन्हीं लोग ही हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में कंट्रोल करके रखा हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, जो अधिक से अधिक वसूल कर सकता था वैसे जो प्रतापी सूबेदार हैं उन लोगों को लाते थे और यहाँ से उन लोग मार पीट के कैसे भी करके ज़्यादा राजस्व वसूल करके शासक को दे देते थे। तो मुट्ठी भर बालू से हम लोगों के ऊपर क्या करते थे, वार करते थे, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो मुट्ठी भर के बालू से, यहाँ से के को भी याद रखना, मुट्ठी भर के बालू से वार। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, मुट्ठी भर के बालू से वार करते थे। देखिए, मुट्ठी से हो जाएगा, म से हो जाएगा महिपत राव। ठीक है, महिपत राव दिनकर। ठीक है, वहीं ठा से हो जाएगा विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। वहीं भ से हो जाएगा भवानी कालू हो जाएगा। फिर के से हो जाएगा केशव गोविंद हो जाएगा। ठीक है, बालू, देखिए बालू को कैसे याद रखना है, बालू के ब से याद रखिएगा बीका जी। ठीक है, बीका जी पिंडरी को याद रखिएगा। वहीं ब से ही एक शासक को और याद रखिएगा, बीका जी गोपाल। ठीक है, बीका जी गोपाल को याद रखिएगा। वहीं स से याद रखिएगा किसको, तो स से 2 लोगों को याद रखना है, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। ठीक है, सीताराम टांटिया। वहीं जो है वार से याद रखिएगा यादव दिवाकर। ठीक है, दिवाकर वार दिवाकर, यादव राव दिवाकर। ठीक है, यादव राव दिवाकर। ठीक है, तो यादव राव दिवाकर जो है अंतिम था, वार से आपको याद आ जाएगा। देखिए पेपर में होता क्या है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि काश पहला सेंटेंस पता चल जाए तो हमको पूरा पता चल जाना चाहिए, मतलब पूरा पता चल जाएगा, ऐसा हमारा दिमाग कहता है। ठीक है, पेपर में, लेकिन एक्चुअल में हमको पहला सेंटेंस याद नहीं आता और उसी चक्कर में हम लोग सब कुछ को छोड़ जाते हैं। और मेंस में भी यहाँ से पूछा जा सकता है, निम्न में से 4 मराठा जो सूबेदार हैं उसको बताइए, ऐसे करके कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका जोड़ी मिलाने के लिए पूछ सकता है, इसको जमाने के लिए पूछ सकता है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। मुट्ठी भर के बालू से क्या करते थे, वार करते थे। ठीक है, तो देखिए ये जो है सूबेदार लोग याद हो गए, कंप्लीट हो गए। 8 सूबेदार को कैसे याद रखना है ये आपको आसानी से पता चल गया। वहीं जो है हम लोगों ने ये जो पूरे शासक है उसको हम लोग कैसे याद रखे थे, तो बेच के सो गए साहब याद रखे थे। ठीक है, बेच के सो गए साहब ऐसे याद रखे थे हम लोग। किसको, तो जो मराठा शासक हैं जैसे कि बिंबा जी, वेंको जी, परसो जी, अप्पा साहब, रघु जी तृतीय, उसको हम लोग ऐसे याद रखे थे। मुट्ठी भर के बालू से वार याद रखे हम लोग सूबेदार को। अब बारी है किसकी, कैप्टन अधीक्षक की। ठीक है, कैप्टन अधीक्षक की बारी है, तो कैप्टन अधीक्षक को कैसे याद रखेंगे देखते हैं। तो देखिए चलिए कैप्टन अधीक्षक को पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों को याद नहीं है ये कैप्टन कैसे किसके बाद कौन कौन आएगा, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही देर बने रहिए, फिर आपको सब याद होने वाला है। तो देखिए कैप्टन अधीक्षक, तो देखिए ये मुट्ठी भर के बालू से हम लोगों के ऊपर वार कर दिए। कैप्टन अधीक्षक देखिए, अब देखिए मराठा शासन हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, पहले तो कलचुरी वंश चल रहा था, फिर मराठा आ गए तो भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, अब मराठा लोग तुम लोग कर रहे हो भाई, मराठा लोग, तो भी कोई बात नहीं। अब आ गए ब्रिटिश लोग, अब आ गए कौन, ब्रिटिश लोग, तो हम लोगों का खून और खौलेगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, अब एक एक को हम लोग भगा देंगे, मार पीट के भगा देंगे, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे। हम लोग जब अंग्रेजी शासन आया था तो हम लोग क्या करते थे, चिपको आंदोलन कर देते थे, टंगिया लेके दौड़ जाते थे, कुछ ना कुछ करते थे। असहयोग आंदोलन हुआ तो पत्थर मार देते थे, रेलगाड़ी के ट्रेन डिब्बे पटरी को उखाड़ देते थे। ठीक है, तो एक एक अंग्रेजों को हम लोग क्या कर देते थे, मार देते थे। तो एक एक हड्डी को उन लोगों को हम लोग तोड़ देते थे। कैसे क्या करते थे, एक एक हड्डी को तोड़ देते थे। तो यही अपना ट्रिक है, क्या ट्रिक है उसको याद रखिएगा, एक एक हड्डी को काट देते थे उनका। ठीक है, एक एक हड्डी को, ठीक है, एक एक हड्डी को काट, ठीक है, एक एक हड्डी को काट देते थे। किनका, कैप्टन अधीक्षक लोगों का, क्योंकि ये लोग कैप्टन अधीक्षक थे भाई, आके हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोगों को जुल्म करते थे। ठीक है, तो एक से हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा एडमंड, फिर ए से हो जाएगा एगन्यू, वहीं हड्डी के ह से हो जाएगा हंटर,
हड्डी के ह से हो जाएगा हंटर, वहीं डी से हो जाएगा सैंडिस, ठीक है, सैंडिस, सैंडिस, डिस, हड्डी, डी डी सैंडिस। क से हो जाएगा विल्किंस, ठीक है, क से हो जाएगा किन्स, विल्किंस, विल्किंस, ठीक है। वहीं कार्ट से हो जाएगा क्राफर्ड, ठीक है, कार्ट से हो जाएगा क्राफर्ड। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम लोगों को याद हो गया। हम लोग जब कैप्टन अधीक्षक लोग आएंगे मराठा के बाद तो हम लोग एक एक हड्डी को क्या कर देंगे, उनका काट देंगे या एक एक हड्डी को तोड़ देंगे। ऐसे याद रखिए, अगर कोई अंग्रेज हम लोगों को सताया तो एक एक हड्डी को काट, ठीक है। तो सबसे पहले बेच के सो गए साहब, इन लोग बेच के चले गए, ठीक है। फिर मुट्ठी भर बालू से हम लोगों के ऊपर वार किए, फिर एक एक हड्डी को हम लोगों ने क्या कर दिया, तो काट दिया। उसके बाद आते हैं पुनः भोंसला शासक में जिलेदार हैं। जिलेदार को कैसे याद रखेंगे, जो कि 8 हैं, और ये तो याद करने में बहुत ही मुश्किल होता है, इसको भी हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेदार को। तो देखिए यहाँ पर चलिए जिलेदार को पढ़ते हैं और जिलेदार को कैसे याद रख सकते हैं देखते हैं, ठीक है। तो पुनः भोंसला शासक में रघुजीत तृतीय ने जो है शासन करना शुरू किया था, रघुजीत तृतीय ने शासन करना शुरू किया था जिलेदारों के माध्यम से। ये जो जिलेदार है उसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बहुत ही कठिन लगता है हम लोगों को एक साथ याद रखना, और आप यकीन मानिए अगर आप इस ट्रिक को 1-2 बार समझ के रिलेट करके याद करके 1-2 बार कॉपी में लिख लेते हैं, रफ कॉपी में लिख के देखते हैं, तो फिर आपको याद ही होने वाला है, ठीक है। ऐसे हम लोग याद रखेंगे डायरेक्ट तो भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी डायरेक्ट बहुत याद रखने की कोशिश किया था, लेकिन ये होता था तो इसको भूल जाता था, इसको याद रखता था तो ये भूल जाता था। कहीं ना कहीं 5-6 महीने नहीं पढ़ोगे तो याद से निकल जाता है, लेकिन एक बार अगर ट्रिक याद आ गए ना तो फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबको ट्रिक के माध्यम से याद नहीं रखेंगे, जो सीक्वेंस से चीज़ें आ रही हैं ना, जैसे कि 6, 7, 8 लोग हैं उनको याद रखना है, उनको ट्रिक से याद रखेंगे। बाकी सब चीज़ों को ऐसे ही पढ़ेंगे, नॉर्मल ही पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ना इज़ द बेस्ट रहता है, ठीक है। तो देखिए जिलेदार लोगों को कैसे याद रखना है तो उसको मैं बताता हूँ। जिलेदार, ठीक है, जिलेदार, जिलेदार को कैसे याद रखेंगे, देखिए जिलेदार को हम लोगों को सुन के कैसा लग रहा है, जिलेदार एकदम बहुत बड़ा आदमी, जिलेदार। तो कोई भी जो जिलेदार होता था वो पूरे जिले का मालिक होता था, और उसके पास बहुत सारे गाय भैंसे, बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी, होता भी है। भैया जिलेदार बोल रहा है, जिले का मालिक है, तो बिल्कुल होता होगा। आम आदमी को क्या लगता होगा, काश इसी की तरह संपत्ति मेरी भी रहती तो मेरा काम बन जाता। अर्थात उसके पास जैसे कि 100 गायें हैं, ठीक है, बहुत सारे 100 एकड़ खेत हैं, उसी प्रकार 100 गायें 200 गायें मेरे पास भी रहती तो मैं जिलेदार कहला जाता, या जिलेदार की तरह मेरी भी पदवी हो जाती। तो काश 200 गाय, काश 200 गाय, इसको छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलेंगे, काश 200 गाय, ठीक है, 2 को 2 कहते हैं, ठीक है, 2 रुपया 3 रुपया ऐसे बोलते हैं, और हिंदी में 2 रुपये बोलते। तो काश 200 गाय मोरो पास रहतीस, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में ऐसी बोलेंगे ना, काश 200 गाय मोरो पास रहतीस। तो काश देखिए जिलेदार है, इसका मतलब इसके पास बहुत सारी संपत्ति। आम आदमी इसको देख के क्या बोलेगा, काश एकरे जी से 200 गाय मोरो में रहतीस, मोरो पास रहतीस। तो काश, काश को लिखेंगे हम लोग KAS, काश 200 गाय, ठीक है, काश 200 गाय मोरो पास रहतीस। तो मोरो पास रहतीस को उसको सेंटेंस बनाने के लिए है, ये जो 200 गाय है ना, काश 200 गाय, यही अपना ट्रिक है, ठीक है। तो यही अपना ट्रिक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसी से संबंधित देखिए, इससे कैसे 8 लोग निकल के बाहर आते हैं उसको याद रखते हैं। तो क से हो जाएगा कृष्ण राव अप्पा, ठीक है, कृष्ण राव अप्पा, क से हो जाएगा कृष्ण राव अप्पा, ठीक है, अप्पा जो है सब में लगाना है। अ से हो जाएगा अमृत राव, ठीक है, अ से हो जाएगा अमृत राव। स से हो जाएगा सदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, 3 हो गए। क से हो जाएगा कृष्ण राव, अ से हो जाएगा अमृत राव, स से हो जाएगा सदरुद्दीन। 2 से 2 लोगों को याद रखना है, ठीक है, 2 से 2 लोगों को याद रखना है। एक तो हो जाएगा दुर्गा प्रसाद, दुर्गा राव अप्पा, ठीक है, दुर्गा प्रसाद या दुर्गा राव अप्पा। फिर 2 से याद रखना है इंदुक राव, ठीक है, इंदुक राव अप्पा, ठीक है, इंदुक राव, दुर्गा इंदुक, ठीक है, 2 आ रहे हैं तो दुर्गा इंदुक। 100 से हो जाएगा सखाराम बापू हो जाएगा 100 से।
फिर ग से 2 लोगों को याद रखना है। एक तो याद रखना है आपको गोविंद राव को याद रखना है, और एक नाम याद रखना है ग से ही, क्या, गोपाल राव। ठीक है, गोपाल राव और गोविंद राव। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है कितने हो गए, देखिए अब गिनिए। देखिए दोस्तों अब गिनिए, 1 हो गए, ये 2 हो गए, अमृत राव सदरुद्दीन 3 हो गया, दुर्गा 4 हो गया, इंदुक राव 5 हो गया, सखाराम जो है 6 हो गया, गोविंद जो है 7 हो गया, और गोपाल जो है 8 हो गया। मतलब प्रथम कौन है, कृष्ण राव अप्पा, अंतिम कौन है, गोपाल राव अप्पा। ठीक है, इस प्रकार आपके जो 8 जिलेदार हैं वो आपको आसानी से याद हो गए, केवल एक रिलेट कराने के माध्यम से। एक बार रिलेट करवाए पूरा याद हो गया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, और इस प्रकार से पढ़ोगे तो आप यकीन मानो कि ये जो भूलने का है चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, पूरे मराठा वंश में यही चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के इधर उधर करके पहला दूसरा कौन है, जोड़ी मिलाओ, इसके समय में कौन आया था, ऐसे ऐसे करके पूछता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने आसानी से जो मराठा शासन के अंतर्गत जो कि मराठा वंश के जो शासक हैं उसको हम लोग देख लिए, ट्रिक के माध्यम से याद हो गए हम लोगों को। फिर उसका ट्रिक क्या था, तो बेच के सो गए साहब। उसके बाद हम लोगों ने सूबेदार को पढ़े, सूबेदार 8 सूबेदार हम लोगों को याद हो गए। उसका ट्रिक क्या था, तो मुट्ठी भर के बालू से वार। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसको, जिलेदार को। जिलेदार भी कैप्टन अधीक्षक को पढ़े, कैप्टन अधीक्षक जो कि 6 लोग हैं वो भी याद हो गए हम लोगों को अच्छे से। तो इस प्रकार से ओवरऑल आपका हो जाता है ये मराठा शासन में ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। इसका जो सन है उसको हम लोग अगले पार्ट में याद करेंगे, जब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस सबको याद रखिए। चलिए, इस प्रकार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।